मिडनाइट होटल के बुकिंग काउंटर पर जब इतनी भीड़ सुबह सुबह एक साथ दिखी तो उसके प्रतिद्वंदी होटल आईटीए शेराटन के मैनेजर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने मालिक करणवीर सिंह को फोन लगाया। योगा कर रहे करणवीर सुबह सुबह मैनेजर का फोन देखकर आश्चर्य में रह गए और तुरंत फोन उठाकर बोले, बोलो रजत, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? चूंकि रजत उन्हें बिना किसी अर्जेंसी के कॉल नहीं करता था तो उन्हें शक हुआ। सर गुड मॉर्निंग। उधर से रजत की आवाज आई। मॉर्निंग, मुद्दे की बात पर आओ। तुमने सिर्फ विश करने के लिए तो फोन नहीं किया होगा, सीधा मुद्दे पर आओ। करणवीर ने एक चतुर बिजनेसमैन की तरह जवाब दिया। क्या आपको पता है कि मिडनाइट में आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च है? मैनेजर ने प्रश्न किया। हाँ, क्यों, क्या हो गया? कहते हुए करणवीर की आवाज में एक जिज्ञासा थी। रुकिए, मैं आपको यहाँ के फोटोज भेजता हूँ, कहकर मैनेजर ने फोन काट दिया। जब मैनेजर ने वहां की तस्वीरें भेजी तो करणवीर चौंक गया। वो योगा छोड़कर तुरंत उठा और अपने साले रणजीत को फोन किया, जो किसी लड़की के साथ बिस्तर में पड़ा सो रहा था। करण का फोन देखते ही वो हड़बड़ा गया। जी जीजा जी। रणजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, रंगरेलियां मनाना छोड़ो और इसी वक्त आकर ऑफिस में मिलो। करणवीर ने रणजीत को हुक्म सुनाते हुए कहा। जी जीजा जी। रणजीत ने फोन काटकर अपने कपड़े संभाले और वहां से तुरंत निकल गया। मिडनाइट होटल के गेट के बाहर खड़े होकर तीनों वहां आने वाले लोगों को देख रहे थे। इसी बीच रणजीत ने फिर करण से कहा, जीजा जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी शादी करा दो रिया माथुर से, सामने वाला होटल भी अपना हो जाएगा। कहते हुए रणजीत की आंखों में एक मस्खरापन दिखाई दे रहा था। अब आज तो देर हो गई है, जगत प्रसाद माथुर जी घर से निकल गए होंगे, कल चलकर बात कर ही लेते हैं। करणवीर ने बहुत गंभीर चेहरे के साथ रणजीत को देखते हुए जवाब दिया। सच में जीजा जी? रणजीत के चेहरे पर खुशी फैल गई। रणजीत जी, हमें पता है आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है उसी का इस्तेमाल कर लिया करो। आईने में शक्ल नहीं देखी है क्या आज? रियाज से शादी करेंगे ये महाशय? करण बिफरते हुए बोला और फिर मैनेजर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, रजत, जो डिश आज इन्होंने लॉन्च की है वो मुझे चखनी है, इंतजाम कराइए। मैनेजर ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। थोड़ी देर हाँ हूं करने के बाद फोन कट गया और फिर वो रणजीत से बोला, सर आज सिर्फ गिनती की प्लेट्स थी, अगर आप रिया जी से बोल दें तो ही कुछ हो सकता है। इससे पहले करणवीर कुछ बोलता, रणजीत ने मैनेजर से कहा, तुम चाहते हो कि जीजा जी रिया माथुर को फोन करें? सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? मैनेजर के जवाब देने से पहले करण ने अपना फोन निकाला और रिया को फोन लगा दिया। करण के इस तरह फोन करने की वजह से रणजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। ऑफिस के टेबल पर रखा रिया का फोन लगातार बजे जा रहा था। अमन ने दौड़कर फोन उठाया तो देखा करणवीर कॉल कर रहा था। उसने तुरंत फोन लाकर रिया को दिया और रिया ने फोन उठाते ही करणवीर से कहा, नमस्ते करणवीर साहब, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? कहते हुए रिया की आवाज में एक तंज भरा हुआ था। आपकी याद तो हमेशा आती रहती है, बस आज एक काम निकल पड़ा इसलिए फोन किया। अपनी आदत के अनुसार करण ने सीधे मुद्दे की बात की। आदेश करिए। रिया ने इधर से जवाब दिया। क्या आप अपना फोन स्पीकर पर डाल सकती हैं? करण ने कुछ सोचते हुए रिया से कहा। हाँ हो गया, बोलिए। रिया ने फोन को स्पीकर पर करते हुए जवाब दिया। स्पीकर पर फोन होने के बाद करण ने अमन से पूछा, क्यों अमन साहब, शहर भर के लोगों को मैसेज भेज दिए, हम क्या शहर से बाहर रहते हैं? अमन और रिया को करणवीर की आवाज में नाराजगी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वो सर, इससे पहले अमन जवाब देता कि करण ने बात काट दी और बोला, सफाई ना दीजिए, सुधार कीजिए। अमन के जवाब देने से पहले ही रिया करण का आशय समझ गई और बोली, आप ही का होटल है करण जी, आइए, स्वागत है आपका। करण रिया की इसी समझ का प्रशंसक था। उसने फोन काटा और रणजीत की ओर मुखातिब होते हुए कहा, इसे कहते हैं खून में बिजनेस होना, सामने वाले की बात बिना कहे ही समझ जाने की कला। सूरज पहाड़ों की ओट से बाहर आ चुका था। मंद मंद चल रही हवा के बीच चिड़ियों की चहचहाहट मौसम को और खुशनुमा बना रही थी। सुबह होने पर सिद्धार्थ और निर्मला फिर से प्रभुनाथ के घर गए। तब तक शांति को थोड़ी राहत मिल चुकी थी। उनके घर पहुंचकर उन्होंने शांति से हालचाल पूछा और निर्मला ने शांति की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ था जीजी रात में? इससे पहले शांति कुछ जवाब देती,
प्रभुनाथ ने बीच में ही बात काट दी और कहा, फिसल कर गिर गई थी, जिससे दराती इसके गले को छू गई थी। सुबह डॉक्टर साहब भी आए थे, बोले कि जल्दी सही हो जाएगी। कहते हुए निर्मला ने प्रभुनाथ को सशंकित भाव से देखा। कुछ देर तक निर्मला और सिद्धार्थ वहीं बैठे रहे, फिर बिना कुछ बोले उठकर चल पड़े। रास्ते में सिद्धार्थ ने निर्मला से कहा, माँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शांति चाची कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन चाचा ने उन्हें बोलने नहीं दिया। शायद वो फिसल कर नहीं गिरी थी, बल्कि बात कुछ और थी। निर्मला ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों घर आ गए। होटल मिडनाइट अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर चीज बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर थी। गोल मेज के चारों ओर सुनहले हैंडल वाले कुर्सियां करीने के साथ रखी हुई थी और धीरे धीरे लोग अंदर आ रहे थे। गेट पर खड़ा दरबान उन्हें सलाम करते हुए अंदर आने के लिए कह रहा था। जमीन पर बिछी हुई कालीन छत की नक्काशी से मेल खा रही थी। इसी बीच करणवीर अपने साले और मैनेजर के साथ प्रवेश किया और होटल के अंदर की खूबसूरती को वो देखता ही रह गया। उसने अपने मैनेजर से कहा, रिया ने जगत प्रसाद माथुर की लेगेसी को आगे ही बढ़ाया है। तब तक रिया का सचिव अमन वहां आ चुका था और वो करणवीर की अगवानी करते हुए बोला, आइए करण सर। और उसने उन तीनों को ले जाकर एक मेज पर बिठाया और चला गया। जिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी सभी लोग अंदर आ चुके थे। सबको ये इंतजार था कि सरप्राइज पर सरप्राइज देने वाली रिया आखिर आज क्या सरप्राइज देने वाली है। तब तक रिया ने आकर एक माइक संभाला और बोलने लगी। सबसे पहले इतने कम समय में फिर से होटल मिडनाइट में आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगवाने के लिए आप सबको धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि होटल मिडनाइट न सिर्फ आपके स्वाद का ख्याल रखता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। और अपने इसी मूल मंत्र के साथ आज हमने आपके लिए एक नया डिश का इजाद किया है, जो कि थोड़े समय में ही आपके सामने होगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि डिश का आनंद लीजिए और रेटिंग जरूर करके जाइएगा। कहते हुए उसने माइक रख दिया और अंदर चली गई। वेटर सबके सामने ला लाकर एक बर्तन में बंद डिश को रखने लगे। जब सबने उसे खोलना शुरू किया तो उनका मूड लगभग बिगड़ ही गया। डिश के नाम पर चटनी के साथ में कुछ कटे हुए टमाटर, खीरे, सेब, थोड़े बहुत अंगूर, कुछ कटे हुए केले इत्यादि रखे हुए थे, जिनके ऊपर किसी काले रंग के चूर्ण का छिड़काव किया गया था। उनमें से कईयों ने बिना खाए ही वेटर से रिफंड की मांग की। माहौल बिगड़ता देख अमन ने मोर्चा संभाला और माइक उठाकर लोगों से बोला, आपको मेनू की हमने जानकारी नहीं दी उसके लिए सॉरी, लेकिन बिना खाए इसे खराब ना कहें। अगर आपको पसंद नहीं आता तो हम आपके कहे अनुसार रिफंड कर देंगे। उसने सबसे एक बार स्वाद का अनुभव लेने का अनुरोध किया। अमन के अनुरोध करने के बाद करणवीर सहित सभी लोगों ने जब खाना शुरू किया तो उन्हें उसका स्वाद ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अलग दुनिया से आया हो। एक बार जिसने खाना शुरू किया, बिना प्लेट खत्म किए हुए वो रुक नहीं पाया। खाना खत्म करने के बाद सबने वेटर्स के पास उपलब्ध पैड में रेटिंग देनी शुरू की और लगभग 1-2 लोगों को छोड़कर सभी ने उस डिश को 5 स्टार दिया। अपने कस्टमर से इस तरह का फीडबैक पाकर रिया खुशी से उछल पड़ी और अमन को गले लगा लिया। रिया के इस तरह गले लगाने की वजह से अमन थोड़ा सकपका गया। मिडनाइट होटल के इस डिश की चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब यहाँ आकर इसके स्वाद का आनंद लेना हर किसी का ख्वाब सा बन गया था। करणवीर को भी वो डिश बहुत पसंद आई थी और उसने अपने मैनेजर रजत और रणजीत को बुलाकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। बताओ रणजीत, कैसा लगा तुमको मिडनाइट होटल का नया धमाका? बेकार था जीजाजी। फ्रूट सैलड खिलाने के लिए उस लड़की ने इतना हल्ला मचा दिया कि जैसे वो हम लोगों को अमर फल खिलाने वाली हो। रणजीत ने लापरवाही के साथ प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम भी किसी काम के हो। रजत, तुम बताओ। उसने रजत का जवाब जानने के इरादे से उससे सवाल किया। सर, डिश में पड़े फल और सब्जियों का स्वाद काफी उत्तम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बाजार की सब्जी मंडी से ना खरीदकर सीधे किसी किसान से खरीदी गई हो, क्योंकि सड़ने से बचाने के लिए लगाए जाने वाले लेप की खुशबू भी उन फलों से नहीं आ रही थी और ये शायद कल दिन में या आज रात में आए हैं। रजत ने जवाब देते हुए कहा। रजत की बात सुनने के बाद करणवीर ने हामी में सिर हिला दिया था। इससे तुम्हें क्या समझ में आया रणजीत? करणवीर ने अपने साले से सवाल किया।
यही कि ये किसान से खरीदे गए हैं और ये केमिकल फ्री हैं। रणधीर ने गंभीरता के साथ जवाब दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए करणवीर ने माथा पकड़ लिया और फिर रजत को निर्देश देते हुए बोला, अगर ये कल दिन में आए हैं तो जरूर ये शहर के आसपास बसे गांव से आए होंगे। इसलिए तुम अपने आदमियों को लेकर आसपास गांव में जाओ और तुम रणजीत चुपचाप इनके सब्जी वाले कंटेनर का पीछा करो और देखो इनका सप्लाई कहां से आता है। उसका निर्देश पाकर जब दोनों जाने लगे तो कुछ सोचकर उसने रजत को फिर से आवाज दी, रजत 1 मिनट जरा सुनो। करणवीर के बुलाने पर रजत उसके पास लौट पड़ा और उसके आने के बाद करणवीर ने उसके कान में कुछ फुसफुसा कर कहा, जिसे सुनकर रजत ने हाँ में सर हिलाया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही रणजीत पलटकर करणवीर के पास आया और बोला, जीजा जी, उस रजत के कान में आपने ऐसी क्या बात कही कि आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं? उसके चेहरे पर एक नाराजगी सी दिखाई दे रही थी। अरे कुछ नहीं, मैंने उससे कहा कि वो नजर रखे कि रिया कब कहां जा रही है। करणवीर बात टालते हुए और आगे बोला, तुम जाकर अपना काम करो। करणवीर का निर्देश सुन के रणजीत वहां से जा ही रहा था कि रजत ने उसे फिर आवाज दी। करणवीर की आवाज सुनकर रणजीत पलटा तो उसने चेताया, रणजीत सुनो, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने भरोसा किया है जीजा जी, जरा भी गलती नहीं होगी। रणजीत करणवीर को आश्वस्त करते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद करण ने अपने ऑफिस को लॉक किया और अपने शॉर्ट स्लीव की बटन को खोलते हुए अपने दाहिने हाथ में पहना हुआ बैंडेड को निकाला। करण के हाथ का रंग नीला दिख रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि जैसे कोई जहर उसके हाथ में फैल गया हो। हाथ की नस एकदम नीली पड़ चुकी थी। उसने टेबल के दराज से एक इंजेक्शन निकालकर अपने हाथ में लगा लिया। इंजेक्शन लगते ही उसकी आंखें लाल पड़ गई। उसके चेहरे पर दर्द भरा तनाव आ गया। चेहरे की नसें बाहर दिखने लगी और दर्द से चीखते हुए वो कुर्सी से नीचे गिर गया। कुछ देर तक जमीन पर पड़ा करणवीर यूं ही तड़पता रहा। थोड़ी देर के बाद वो सामान्य होने लगा और उसके हाथों का रंग भी सामान्य हो रहा था। धीरे धीरे वो नीला निशान उसके हाथों से गायब हो गया और उसने दोबारा बैंडेड लगा के शर्ट स्लीव बटन को बंद किया और कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे करणवीर ने सबसे छिपा रखा है, और वो लगा पाएगा रिया के सोर्स का पता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।